नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूँ। गाय हमारे लिए गाय बहुत महत्वपूर्ण है। गाय हमारी अस्मिता के साथ में, हमारी संस्कृति के साथ में, हमारे प्राचीन इतिहास के साथ जुड़ी हुई है। और गाय का महत्व इसलिए है कि गाय का दूध तो हमारे काम, हमारे परिवार के काम आता है, वो हमें स्वस्थ रखता है, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे पोषक तत्वों की आपूर्ति को पूरा करता है। लेकिन गाय के जो दूसरे चीज़ें हैं, इसमें गाय का गोबर आ जाता है, गाय का मूत्र आ जाता है, वो मनुष्य से भी परे, वो हमारे पृथ्वी के लिए आवश्यक है, वो हमारे दूसरे आहार के लिए आवश्यक है। ये पृथ्वी हमें हमें भोजन उपलब्ध कराती है, वनस्पति जगत को पोषक तत्वों की आपूर्ति कराती है। और इसको लेकर भी आज एक समस्या खड़ी हो रही है। पूरे दुनिया में पृथ्वी की जो पोषकताएँ घट रही है। पृथ्वी की या खेतों की जो उर्वरकता है उसमें गिरावट आती जा रही है, उसमें पोषक तत्वों का अभाव होता जा रहा है। और जो ऑर्गेनिक कार्बन है, जो हमारी धरती का सबसे मूल्यवान तत्व है, वो निरंतर घट रहा है। इसीलिए उत्पादकता में गिरावट आ रही है और मिट्टी का जो जहरीलापन बढ़ रहा है। फसलों में जो केमिकल फर्टिलाइजर है, उनकी डिमांड बढ़ रही है। 1960 के आसपास हमारे देश में, 70 के आसपास हमारे देश में जो किसान थे, अपने खेतों में 10-12 किलो के आसपास यूरिया का प्रयोग करते थे और उससे उनको पर्याप्त मात्रा में फसल मिलती थी। फसल इसलिए मिलती थी कि उससे पहले उनके खेतों में यदि 15-20 मन के आसपास गेहूँ होता था, तो 15-20 किलो यूरिया के प्रयोग करने से उन्हीं खेतों में 2 से ढाई गुना ज़्यादा गेहूँ मिलता था। लेकिन आज तो स्थिति ये हो गई है कि किसान परिस्थितिवश या मजबूरीवश यूरिया की मात्रा को कई गुना बढ़ा चुके हैं। आजकल 60-70 किलो पर बीघा के आसपास वो यूरिया प्रयोग कर लेते हैं। और इतना ही नहीं, फसलों में पानी की आवश्यकता ही बढ़ गई है। पानी पानी जब ज़्यादा बार-बार देना पड़ता है, तो पानी के स्रोत घटते हैं। पानी की जो भंडारण में उसमें गिरावट आती है और ये समस्या भी तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि पूरे देश में पानी की क्राइसिस की समस्या अब अब बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और इसी को लेकर हमारे जो प्राकृतिकविद हैं, वो भी चिंतित हैं, क्योंकि हमारे जो देश का जो भूमिगत जल जो स्रोत रहा है, वो अब लगभग समाप्त होने की स्थिति में है। इसलिए न केवल वाटर लेवल नीचे जा रहा है, बल्कि वाटर लेवल में पानी की मात्रा घट रही है। और वो इसलिए हो गया है कि हम फसलों में कई गुना ज़्यादा प्रयोग करने लगे हैं। और हम इसलिए ज़्यादा प्रयोग करने लगे हैं कि आजकल जो हम फसल ले रहे हैं, उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र ले रहे हैं। लेकिन यदि केमिकल फर्टिलाइज़र की इसी कड़ी को हटा दिया जाए, तो पानी का स्रोत भी बच जाएँगे। हमारे यहाँ जो जिस हिसाब से रेगिस्तान का प्रसार बढ़ रहा है, पानी क्राइसिस की समस्या खड़ी हो रही है, उसको भी दूर किया जा सकता है। और उसका एकमात्र हमारे पास जो आशा की किरण दिखाई देती है, वो गौ माता के मूत्र और गोबर में है। आपने देखा होगा, अब तो वो परंपरा थोड़ी लुप्त हो गई है, लेकिन अभी भी फिर भी कई जगह जिंदा है कि आज से 20, 25, 30 साल पहले किसान अपने खेतों में पशु बैठाते थे। गाय के जो रेबड़ होते हैं, जिसमें 500-700 गाय होती हैं, उनको विशिष्ट आमंत्रित करके 2-4 दिन के लिए अपने खेतों में बैठाते थे। या फिर भेड़ बकरियों के रेबड़ थे, ऊँटों के झुंड थे, उनको भी बैठाते थे। गाय भैंस का इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं है। भैंस को ज़्यादा पसंद भी नहीं किया जाता। वैसे भैंस का जो गोबर है, वो गोबर नहीं, लोथ कहा जाता है। गोबर सिर्फ़ गाय के गोबर को कहते हैं। और गोबर का अर्थ, जैसे कि हमारे बहुत सारे विद्वान निकालते हैं, उसका अर्थ ये है, जो गाय का वरदान, गोबर, गो और गाय का वरदान। और वो निश्चित रूप से हमारी भूमि के लिए, हमारे खेतों के लिए बहुत आवश्यक है। तो गाय के गोबर में बहुत ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो मिट्टी की न केवल उत्पादकता बढ़ाते हैं, बल्कि उसमें बहुत सारे पोषक तत्वों की संख्या को भी बढ़ा देते हैं। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कार्बन है, उसकी दर बढ़ाते हैं। तो ये तो एक बात रही। गाय की गोबर की एक और उपयोगिता है, गाय के मूत्र की एक और उपयोगिता है कि उसमें बहुत सारे औषधीय गुण रहते हैं। वो औषधीय गुण मनुष्य के काम भी आते हैं, दूसरी चीज़ों के काम आते हैं। लेकिन आजकल देखने में आया है कि जैसे-जैसे हमारी गाय की पोषकता घटी है, उसके अंदर पोषक तत्वों का गिरावट आई है, या उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में त्रुटि हुई है, निम्नता आई है, उसके कारण गाय की गोबर की शुद्धता घटती चली जा रही है। आपने बात सुनी होगी, गाय के गोबर पर एक झिल्ली सी, एक परत सी रहती है, वो चमकीली भी रहती है।
लेकिन आजकल वो झिल्ली सामान्यतः गाय की गोबर में देखने को नहीं आती। गोबर के साथ एक समस्या और भी देखने में आती है, वो समस्या है कि गाय जो गोबर करती है या तो पतला करती है, जैसा कि दस्त लगा हो, या फिर गाय के गोबर में अपचत जो चारे के रेशा है वो काफ़ी संख्या में रहते हैं। अब गाय का गोबर वो चमकदार, सेमी सॉलिड या फिर झिल्ली के आवरण में छिपा नहीं होता। तो इसलिए गाय की गोबर की शुद्धता को लेकर भी एक भ्रांति पैदा हो रही है। यदि गाय के गोबर में वो शुद्धता नहीं है, तो उसके निश्चित ही उसके अंदर कुछ पोषक तत्वों की कमी हो रही है। क्योंकि गाय की झिल्ली के अंदर, गाय के गोबर के ऊपर जो झिल्ली निर्मित होती है, उसके लिए भी उसके रूम में उसके जो पाचन तंत्र में रहने वाले कुछ बैक्टीरिया, कुछ माइक्रोब ही जिम्मेदार रहते हैं। और आज देखने में आ रहा है कि इन माइक्रोब संख्या गाय के पेट में घट रही है। इससे इसका भी प्रभाव उसकी उत्पादकता पे आ रहा है। तो उस उत्पादकता को कैसे बढ़ाएं, उस झिल्ली को दोबारा से कैसे पैदा करें। वैसे बहुत सारे हमारे गौपालक मित्र ऐसे हैं जो गाय से संबंध कई प्रोडक्ट बनाते हैं। कोई दिया बना रहा है, कोई मंजन बना रहा है, कोई उसे जो फिनाइल बना रहा है, बहुत सारी चीजें बना रहे हैं, लेकिन कभी वो गाय के मूत्र की या गोबर की शुद्धता की जांच नहीं करते। वो उस गहराई में जाना भी नहीं चाहते। और मुझे तो लगता है बहुत सारे मित्र गाय के गोबर के साथ में शायद भैंस का गोबर भी मिला देते हो। निश्चित रूप से ये जो खाद बनाने के लिए, चाहे वो बायो कंपोस्ट हो या वर्मी कंपोस्ट हो, उसमें तो हम हर पशु का गोबर मिला देते हैं, जबकि हर पशु का गोबर गोबर नहीं है। आपने सुना भी होगा कि जो हम भोजन के अपशिष्ट को बाहर निकालते हैं, यदि मनुष्य के अपशिष्ट को मल कहा गया है, विष्ठा कहा गया है। यदि चिड़ी पक्षी जो निकालते हैं उसको विष्ठा कहा जाता, उसको बीट कहा जाता है। भीड़ भीड़ बकरी जिसको बाहर निकालती है उसको मेंगनी कहा जाता है, लेंडी कहा जाता है। हाथी जिस अवशिष्ट भाग को बाहर निकालते हैं उसको लीद कहा जाता है। तो इसी तरह जो भैंस का जो अवशिष्ट भाग है उसको लोद कहा गया है, उसको गोबर कहीं नहीं कहा गया। गोबर तो अब कुछ समय से प्रचलन में आया है कि गाय भैंस का गोबर, गोबर केवल गाय करती है, और इसीलिए करती है कि उसके अंदर कुछ ऐसी विशेषता रहती है, इसलिए इसको गोबर नाम दिया गया है। तो यदि आपने शुद्ध गोबर का प्रयोग करना है तो गाय के पाचन तंत्र पर भी काम करने की आवश्यकता है। पाचन तंत्र के साथ में जो ल्यूमन होते हैं उनको भी समान अवस्था में लाने की आवश्यकता है। अन्यथा गाय के गोबर की जो विशिष्टता है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। उसके अंदर वो गुणवत्ता नहीं रहेगी जो उसमें गुणवत्ता रहती थी।